रॉयल अकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे। क्लास 12 फिजिक्स में कल हमने क्या क्या कर दिया था स्टूडेंट? क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक में ईएमएफ निकालना सीखा था, करंट निकालना सीखा था, वोल्टेज निकालना सीखा था। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक अगला टॉपिक करेंगे कि फेजर डायग्राम। क्या देखेंगे स्टूडेंट? फेजर डायग्राम। आज हमको देखना है फेजर डायग्राम ऑफ एसी, प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टेज एवं विद्युत वाहक बल का फेजर आरेख। क्या देखेंगे? फेजर आरेख। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो कल हमने वैल्यू निकाला था I I0 sin ओमेगा t, V0 sin ओमेगा t और E0 sin ओमेगा t। इसका मतलब सब में हमारा वैल्यू सेम आएगा। एक अगर हम फेजर आरेख बनाते हैं, एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो बाकी तीनों का डायग्राम भी उसी तरीके से होगा। फेजर डायग्राम क्या होता है कि अगर जनरली कोई सा भी अगर हम लोग क्या लेते हैं, वेव लेते हैं। वेव मतलब होता है तरंग। वेव मतलब क्या होता है? तरंग। वो तरंग स्टार्टिंग पॉइंट से निकलता है, इस तरीके से मोशन करके अपने मोशन को क्या करता है स्टूडेंट? कंप्लीट करता है। तो इस डायग्राम में जो इसका एक एंगल रहता है, इसका जो एक एंगल कोण रहता है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज। क्या बोलते हैं इसको? जो यहाँ पे कोण बनता है इसको बोलते हैं फेज, कला। क्या बोलते हैं इसको? कला। और इसी कला के बीच में, इसी फेज के बीच में जो डायग्राम ड्रॉ किया जाता है वो डायग्राम क्या कहलाता है? फेजर डायग्राम कहलाता है। द डायग्राम विच इज मेड इन फेज इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। मीन्स द डायग्राम विच इज मेड by the help of phase is called phasor diagram। मतलब एक ऐसा आरेख जो कला के आधार पर निर्माण किया जाता है, उस आरेख को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फेजर आरेख बोलते हैं। तो फेजर आरेख बनाने के लिए जनरली हम लोग अगर अपना कला देखें, कला में फेज देखें, तो फेज क्या क्या होते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 90 डिग्री। मीन्स ये हो गया 90 डिग्री। इसी को आगे बढ़ाते हैं। 90 डिग्री के बाद आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 0 डिग्री। पहले अपन क्या लेंगे? 0 डिग्री, फिर ले लेते हैं 90 डिग्री। पहले हमने ले लिया 0 डिग्री, फिर ले लिया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद आ जाता है अपन 0, 90, 180, 270, 360। इस तरीके से वैल्यूज ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते जाते हैं ओमेगा टी की, और यहाँ वैल्यू आती जाएगी आई की। किसकी वैल्यू आती जाएगी स्टूडेंट? आई की। जैसे हमने सबसे पहले वैल्यू पुट किया 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आई क्या हो गया? 0। मीन्स आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है। अब ओमेगा टी की जगह हम लोग 0 रखेंगे, तो आई इज इक्वल टू I0 साइन 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आई इज इक्वल टू I0 इंटू 0, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम लोग क्या रख देते हैं इसकी जगह में 90 डिग्री रख देते हैं। सेकंड वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं? 90 डिग्री रख देते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो I0 1 to 1 मतलब क्या आ जाएगा? I0। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? I0 राइट करेंगे। इसके बाद हम लोग रख देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट 180। क्या रख देते हैं? 180। तीसरा वैल्यू क्या रख देते हैं यहाँ पर? 180 रख देते हैं। तो साइन 180 की वैल्यू भी क्या हो जाती है स्टूडेंट? 0। साइन 180 की वैल्यू भी क्या हो जाती है? 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे स्टूडेंट? 0। अब जब हम लोग कितना डिग्री रखेंगे? 270 डिग्री। साइन में अब क्या रख देंगे? 270 डिग्री। यहाँ 270 डिग्री रखेंगे, तो साइन 270 मतलब होता है -1। क्या होता है साइन 270 मतलब? -1। तो ये क्या आ जाएगा? -I0। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -I0। और फिर 360 अगर रखते हैं, अगर इसकी जगह में 360 फिर से रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए स्टूडेंट? यहीं पर 360 प्लेस करते हैं, तो 360 रखने पर I इक्वल क्या हो जाएगा? I0 साइन 360, और 360 रखेंगे तो I0 इंटू 0
तो आंसर क्या आ गया फिर से 0, मीन्स ये हो गया 0। मतलब 0 पे ये स्टार्टिंग करेगा, 90 डिग्री पे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, पीक वैल्यू, फिर 180 डिग्री में 0 हो जाएगा, फिर 270 डिग्री में अपने किस में रहेगा, पीक वैल्यू में रहेगा, लेकिन अब नीचे रहेगा क्योंकि अपने को पता है जब वो ऊपर जाते हैं तो प्लस साइन में रहता है और नीचे आते हैं तो कौन साइन में रहता है, माइनस। फिर 360 में कहाँ पहुंच जाएगा, 0 में। मीन्स ये क्या करेगा, वेव की तरह ये मोशन करेगा। क्लियर है? तो इसको अपन बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसी को, फेजर डायग्राम। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज वेव निकालेंगे तो वोल्टेज भी सेम बनेगा, 0, 90, 180, 270 और ये कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ पर से ये इसका मैक्सिमम वैल्यू V0, ये मैक्सिमम वैल्यू V0। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम लोग EMF का भी बनाएंगे तो EMF का भी वही आंसर आएगा, 0, 90, 180, 270 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 360। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग E0 बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलेंगे, E0। एक अपोजिट साइन में और एक सेम साइन में। क्लियर? तो इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। फिर से एक बार फेजर डायग्राम का डेफिनेशन समझेंगे। किसी भी एक पार्टिकुलर एंगल के लिए, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इसके अनुसार अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज या EMF का, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज या EMF का क्या निकाला है, अगर हम लोग मान ज्ञात करें तो इस आरेख को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर आरेख या फेजर डायग्राम बोलते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बॉक्स बनाएंगे और ये तीनों डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये सिंगल रहेगा, जो डबल हो गया है वो आपको सिंगल बनाना है स्टूडेंट। ये सिंगल रहेगा, ये जो मिस्टेक हुए हैं ये सिंगल रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? फेजर डायग्राम, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग एंड लैगिंग ऑफ AC, मतलब प्रत्यावर्ती धारा की अग्रता एवं पश्चता। लीडिंग एंड लैगिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लीडिंग एंड लैगिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फेज। फेज क्या होता है? फेज मतलब होता है कलर। मैंने अभी बताया था, अगर कोई सा भी वैल्यू 0 से निकलता है और कोई सा भी वैल्यू किससे निकलता है, 45 डिग्री से या 90 डिग्री से, या मान के चलो नीचे में 45 डिग्री से या नीचे में 90 डिग्री से, तो इनके बीच में जो ये अंतर उत्पन्न होता है, इनके बीच में जो क्या उत्पन्न होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है, ये डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, फेज। क्या? स्टार्टिंग पॉइंट और उसके निकलने वाले बिंदु के बीच में जो अंतर होता है, मतलब उसको जहां से निकलना है और जितना ऊपर या जितना नीचे अगर निकले तो इसके बीच का जो अंतर होता है, ये अंतर आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, फेज। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, आपका फेज कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैज अराइव्ड, इट हैज स्टार्टेड। एक ऐसा बिंदु जो उसका क्या रहेगा, मूल बिंदु, और एक ऐसा बिंदु जहां पर से वो निकल रहा है, दोनों के बीच का जो अंतर रहता है उसको अपन कला बोलते हैं, फेज बोलते हैं। फेज इज डिनोटेड बाय 5। फेज को किससे डिनोट किया जाता है, 5। क्लियर स्टूडेंट? फेज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 5। फेज को किससे डिनोट किया जाता है, 5 से। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स जहां पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां से वो अभी निकल रहा है, मतलब उसको निकलना है 0 से, लेकिन अगर 45 से या -90 से यहाँ से अगर निकलना प्रारंभ करता है तो दोनों के बीच का जो अंतर रहता है वो क्या कहलाता है, फेज कहलाता है स्टूडेंट। अब फेज के बाद अगर हम अगला टॉपिक देखें तो हमको क्या पढ़ना है, लीडिंग एंड लैगिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, धारा की अग्रता एवं पश्चता। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, माना ये हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में करंट अपने ओरिजिनल पॉइंट से निकलता है। करंट अपने से कहाँ से निकलता है, ओरिजिनल पॉइंट से। तो I इक्वल कितना रहेगा, I0 sin ओमेगा t। I इक्वल क्या रहेगा, I0 sin ओमेगा t रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर करंट आपका निकलता है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट में फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, 0। I इक्वल क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। अब अगर आपका जो वोल्टेज है
वो इससे कितने डिफरेंस पे निकलता है, मान के चलते हैं 5 डिफरेंस पे। कितने डिफरेंस पे निकलता है? 5। और 5 डिफरेंस से ऊपर से निकलता है तो जो वोल्टेज की वैल्यू होगी, ये आपका वोल्टेज है, तो जो वोल्टेज की वैल्यू होगी V sin ओमेगा t प्लस 5। और अगर यही वोल्टेज आपका ओरिजिन पॉइंट से पहले निकल जाता है, ओरिजिन पॉइंट से कैसे निकल जाता है, अगर पहले निकल जाता है तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस 5 है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? V0 sin ओमेगा t माइनस 5। क्लियर? इसका मतलब है कि करंट के पहुंचने से पहले अगर आपका एक वोल्टेज पहले अगर ओरिजिन पॉइंट पर पहुंच जाता है अपने मीन पोजीशन पे, करंट के पहुंचने से पहले एक साइकिल कंप्लीट करके अगर आपका वोल्टेज मीन पोजीशन पे पहुंच जाता है तो इसको बोलेंगे लैगिंग ऑफ करंट। क्या बोलेंगे इसको? धारा की पश्चाता, लैगिंग ऑफ करंट। और अगर आपका वोल्टेज करंट के पहुंचने के बाद पहुंचता है, पहले करंट पहुंच रहा है फिर वोल्टेज पहुंच रहा है, तब इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? लीडिंग ऑफ करंट, धारा की अग्रता। मीन्स वोल्टेज के पहुंचने से पहले अगर करंट पहुंच गया, वोल्टेज के पहुंचने से पहले अगर करंट पहुंच गया तो लीडिंग ऑफ करंट बोलेंगे। और वोल्टेज अगर पहले पहुंचता है करंट के पहुंचने से तो इसको हम लोग बोलेंगे लैगिंग ऑफ करंट। क्लियर? इफ द वैल्यू ऑफ करंट रीच ऑन द मीन पोजीशन बिफोर वोल्टेज देन इट इज कॉल्ड लीडिंग ऑफ करंट। धारा के पहुंचने से पहले यदि वोल्टेज ना पहुंचे तो इसको धारा की अग्रता कहेंगे, और धारा के पहुंचने से पहले यदि वोल्टेज पहुंच जाता है तो इसको धारा की पश्चाता कहेंगे, लैगिंग ऑफ करंट। और अगर इसका सेकंड डायग्राम बनाएंगे, अगर वोल्टेज को आप मीन पोजीशन से निकाल देते हैं, ये वोल्टेज है, तो इसमें आप जब करंट निकालेंगे तो करंट कैसे निकलेगा? इस तरीके से और ये इस तरीके से। दो कंडीशन, ये आपका करंट हो गया, ये भी आपका करंट हो गया। तो वोल्टेज यहाँ पे क्या रहेगा? V0 sin ओमेगा t। इसके लिए अगर देंगे तो करंट क्या रहेगा? I0 sin ओमेगा t प्लस 5। और I क्या रहेगा? I0 sin ओमेगा t माइनस 5। तो वोल्टेज के पहुंचने से पहले अगर करंट पहुंच गया तो लीडिंग ऑफ करंट, और वोल्टेज के पहुंचने के बाद अगर करंट पहुंचता है तो यह आपका क्या कहलाएगा? लैगिंग ऑफ करंट। इसमें धारा की अग्रता एवं पश्चाता। लीडिंग एंड लैगिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर वोल्टेज अपने मीन पोजीशन से पहुंचने से पहले अगर उसके करंट पहुंच जाता है तो लीडिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और अगर वोल्टेज के पहुंचने से पहले अगर कौन पहुंच जाता है, अगर वोल्टेज के पहुंचने के बाद अगर करंट पहुंचता है तो लैगिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन्स अगर वोल्टेज पहले पहुंचेगा और करंट बाद में पहुंचेगा तो लीडिंग, लैगिंग। और अगर वोल्टेज बाद में पहुंचता है और करंट पहले पहुंच जाता है तो लीडिंग। जैसे ये मीन पोजीशन है, पहले करंट पहुंच रहा है तो ये लीडिंग ऑफ करंट है, करंट बाद में पहुंच रहा है तो लैगिंग ऑफ करंट है। यहाँ पर हमने बेस किसको बनाया है? करंट को। वोल्टेज पहले पहुंच रहा है, लैगिंग ऑफ करंट है, वोल्टेज बाद में पहुंच रहा है तो लीडिंग ऑफ करंट है। अगर बेस आप करंट को बनाते हैं तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? लीडिंग ऑफ करंट के लिए। ये किसके लिए हो गया? लैगिंग ऑफ करंट के। अगर बेस आप वोल्टेज को बना देते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा? लैगिंग ऑफ करंट, और ये आपका क्या हो जाएगा? लीडिंग ऑफ करंट। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको रिमेम्बर रखने हैं। उसमें बेसिक टॉपिक्स में सबसे पहला आता है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रिएक्टेंस एंड व्हाट इज इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हम लोग कोई सा भी वायर ले लेते हैं और उस वायर में अगर करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो को जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी विच हैंडल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर या फिर वायर, किसी भी कंडक्टर या वायर में करंट को जो प्रॉपर्टी रोकती है वो आपकी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? R। क्लियर? द प्रॉपर्टी विच हैंडल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर? एक ऐसा गुण जो किसी चालक में धारा प्रवाह को रोकती है वो क्या कहलाती है? प्रतिरोध। क्या कहलाती है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होगा स्टूडेंट? एक ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकेगा, धारा को
बहने से जो गुण रोकता है वो कहलाता है प्रतिरोध। क्लियर है? एक ऐसा गुण जो चालक में धारा प्रवाह को रोकता है प्रतिरोध कहलाता है। इसके बाद रिएक्टेंस, प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंस को प्रतिघात। तो रिएक्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी विच हैंडल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कैपेसिटर और इंडक्टर। मीन्स हम लोग एक कैपेसिटर दे देते हैं, इसमें करंट फ्लो करते हैं, या एक इंडक्टर दे देते हैं, इसमें करंट फ्लो करते हैं। जो प्रॉपर्टी इसमें करंट फ्लो होने से रोकती है वो आपका कहलाएगा इंडक्टर। द प्रॉपर्टी विच हैंडल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कैपेसिटर और इंडक्टर इज कॉल्ड रिएक्टेंस। मीन्स संधारित्र में या फिर कुंडली में जो गुण धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करती है उसको हम लोग प्रतिघात कहते हैं। क्लियर? क्या कुंडली में या फिर संधारित्र में जो गुण धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करती है उसको प्रतिघात कहते हैं। तीसरा होता है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या होता है स्टूडेंट? इम्पीडेंस, इसको जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अगर दो चीजों का कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो जाए, दो चीजों का कोई सा भी क्या हो जाए स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन हो जाए, तो कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, चाहे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हो, चाहे रेजिस्टेंस और इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर और इंडक्टर हो, चाहे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर हो, अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाए और कॉम्बिनेशन में अगर करंट प्रोवाइड किया जाए और इसमें जो धारा के प्रवाह में अवरोध लाएगा, करंट को फ्लो होने से जो प्रॉपर्टी रोकेगी वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? इम्पीडेंस। तो खाली अगर कंडक्टर में रोकेगी तो रेजिस्टेंस, अगर आपका रिएक्टेंस क्या कहलाएगा? जब वो कैपेसिटर में रुकेगा तो एक्सी, और जब वो क्या करेगा इंडक्टर को रोकेगा तो क्या कहलाएगा? एक्सएल। ठीक है? लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में जो रोकेगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। तो आप लोग ये तीनों डेफिनेशन को राइट करेंगे। इसके आगे हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किट। थैंक यू।